नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। देश में आरक्षण की आवाज सभी पार्टियां उठाती रही और इस पर खूब चर्चाएं होती हैं। देश में चुनाव के वक्त इस पर चर्चा आमतौर से बढ़ जाती है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस फैसले के मुताबिक राज्य सरकार अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटा दे सकेंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती है। कोर्ट ने इसके लिए 2 शर्तें भी लगाई, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं देने की बात भी कही और वहीं अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना जरूरी है, यह भी कहा। 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने क्रीमी लेयर पर साफ कहा कि राज्य को एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए सकारात्मक नीति बनानी चाहिए। सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। आपको बता दें कि देश में ओबीसी आरक्षण के लिए 1953 में कालेलकर आयोग का गठन किया गया था और एससी एसटी को मान्यता देने का यह मामला तब शुरू हुआ। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें ओबीसी आबादी को 52% बताया गया। इसके बाद आरक्षण को कोटा 49.5% करने का सुझाव रहा, लेकिन देश की आजादी के 7.5 दशक बाद भी इस पर लगातार सियासत होती रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले राज्य सरकार की मनमानी और जाति आधारित सियासत पर रोक लगेगी। आज ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने क्या है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको रिएक्शन सुना देते हैं इस पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम स्वागत करते हैं। जाति जनगणना होगा तभी जाके फायदा मिलेगा और इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग का भी जाति जनगणना हो, उसी की बदौलत आरक्षण मिलेगा, उस आरक्षण के तहत फ़ायदा मिलेगा। ये राज्य सरकार को देना चाहिए। राज्य सरकार तो कर नहीं रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। अभी मुझे इसमें ये भी जानकारी करनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से एससी एसटी के कितने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भाई वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों को कब्जा किया और चलो एससी एसटी ओबीसी को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या सामान्य जाति के और लोगों में अवसर नहीं है तो उनको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। तो अगर आपको करनी है किसी वर्गीकरण की शुरुआत तो शायद वहीं से की जाए। सर्वोच्च संस्था नीचे से क्या करना चाहते हो? क्या मॉनिटरिंग किए कभी एससी एसटी के जो आपने ऑर्डर किया था रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, आपने कहा सरकार दे सकती है, क्या कभी मॉनिटरिंग किया आपने? एससी का बैकलॉग भरा गया, कभी आपने मॉनिटरिंग की? बहुत शानदार फैसला है, बहुत शानदार फैसला है और हम समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे और उस पर माननीय न्यायालय ने आज मोहर लगाकर ये बात साबित होती है कि समाजवादियों की जो मांग थी बहुत जायज मांग थी, न्याय संगत मांग थी। जरूरतमंदों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और मैं सोचता हूँ माननीय न्यायालय के फैसले के बाद तो सरकार को अपनी नीति में, अपनी नियत में बदलाव करना चाहिए। हा सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे आणि या निर्णयाने समाजाच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या मान्य होण्याकरता आणि जो वेळ लागतो तो वेळ कमी करण्याकरता अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे। तो चलिए इसमें चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जो हमारे मेहमान हैं उनका परिचय करा दूं। महेश वर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विक्रम लोहिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह जी जो कि पूर्व न्यायाधीश है हमारे साथ अब से बस कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। ओम सुधा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एससी एसटी ओबीसी संयुक्त मोर्चा, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर देवराज सिंह प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले ओम सुधा जी आपके पास आना चाहूंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया एससी एसटी ओबीसी संयुक्त मोर्चा के। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, कोटे को हरी झंडी जो दे दी गई है, इस पर आपका रिएक्शन?
आ रही है। जी बोलिए। सबसे पहले यह जो भ्रम फैलाया गया है तो उसको क्लियर कर दूं। गरीब आरक्षण जो है कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एक भ्रम बना दिया है कि आरक्षण है गरीब को उन्मूलन कार्यक्रम की। यह जो है भागीदारी के लिए है। यह जो है आपके हिसाब से जो लोग रह गए मुख्य धारा को मुख्य धारा में लाने का एक कार्यक्रम, गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, उसके लिए मनरेगा दे। दूसरा, इस समाज को आज SC ST समाज को सबसे ज्यादा खतरा सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सबसे अधिक आरक्षण के खिलाफ फैसले दिए हैं, सबसे अधिक। आप देखिए कि जब आरक्षण के खिलाफ फैसला देना होता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है रात के 12 बजे भी खुल जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट इतना ट्रांसपेरेंट बनती है और संसद की प्रभुता पर लगातार सवाल उठा रही है, इस देश में कानून बनाने का काम किसका? संसद का है। तो तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, तो संसद भवन में ताला क्यों नहीं मार देते? और जो व्हाइट कॉलर बनते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज जो है कोई भगवान नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज भी इसी समाज का है और जज की भी जाति होती है। और अगर इतने ही शुद्ध है सुप्रीम कोर्ट के जज, तो 2017 के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना क्यों बंद कर दिया? कहना यह है, सबसे पहले यह जो धारणा है समाज में कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो आखिरी हो गया, भगवान बैठे हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं वो समान इंसान है, उनकी जाति होती है, उनके निर्णय की आलोचना जी देश की न्याय व्यवस्था पर सभी को भरोसा है और ये यकीन है कि देश में जो भी हमारे न्यायाधीश सुना रहे हैं वो भी एक फैसला है और उस पर हर कोई देखिए मानता है, क्योंकि देश किससे चल रहा है? देश सरकारों से चल रहा है, देश न्यायाधीशों से चल रहा है, न्यायपालिका से चल रहा है। इन्हीं तो यही तो चार वो पिलर्स हैं जिन पर ये पूरा देश टिका हुआ है, तो उस पर कैसे सवाल उठा सकते? चारू जी, न्यायपालिका पर बिल्डिंग है क्या? वहाँ जज बैठा होता है ना, और जज की जाति होती है, जज का जनेऊ होता है ना। और हमें कोलेजियम सिस्टम चाहे एक ही जाति के जज पे इस देश के दलितों, आदिवासियों को भरोसा नहीं है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ और तमाम अम्बेडकरवादी, जितने अम्बेडकरवादी लोग हैं यह मानते हैं, कोलेजियम जज से आया जज जो है शर्मा जी जज है, शर्मा जी के चाचा मिश्रा जी जज बनेंगे, मिश्रा जी के जो दामाद हैं पांडे जी वो जज बनेंगे, उनके फुफेरे भाई जज बनेंगे, उनके ममेरे भाई जज बनेंगे। ये कुछ परिवारों के इर्द गिर्द जो है पूरा भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट और जो हायर जुडिशियरी घूमता रहता है। और यही कोलेजियम सिस्टम, इस जुडिशियरी में, इस न्याय के मंदिर में हमारे जात का जज नहीं है, हम उसको मानने से इनकार करते हैं। हमारे जात का जज होना चाहिए, हमारे जाति का जज नहीं होगा, SC ST का जज नहीं होगा, SC ST का जज का मेजोरिटी नहीं होगा। जो जजों का पैनल डिसीजन सुना है आरक्षण पे, उससे SC ST जज का मेजोरिटी ही नहीं है, मेजोरिटी छोड़िए जज ही नहीं है, तो फिर उस फैसले को हम कैसे मान लें कि भगवान ने कुछ लिख दिया है हम लोगों के लिए? इसलिए लेकिन अभी आपने ही कहा कि कोर्ट में जो है जजेस वो भी इंसान है, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि देखिए उसमें अगर हमारे कोटे का नहीं है तो हम कैसे मान ले? तो यहाँ तो दो बात आप ही कह रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार सभी खास मेहमानों का रिएक्शन मैं ले लूं। डॉक्टर देवराज जी, देखिए ये जो रिएक्शन आया है, कोटे में कोटे को हरी झंडी जो दे दी गई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया 2006 वाले, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए ये जो प्रश्न है ये पहले से भी चल रहा था, समाज की भी ये मांग थी। सोसाइटी में जो अनुसूचित जाति के जो लोग थे वो सब कैटेगरी की बात कर रहे थे, उसमें डिवीज़न की बात कर रहे थे। तो ये रहता है कि कुछ कास्ट, सब कास्ट है वो डोमिनेट कर जाती है और कुछ कास्ट है उसमें पिछड़ी हो जा पीछे पिछड़ जाती हैं, जो रिजर्वेशन उन्हें नहीं मिलता है। तो उसको देखते हो तो ये एक पक्ष है कि हाँ सभी को इसमें जो न्याय है सभी को मिलेगा। जहाँ तक मैं इसे अपने उससे जहाँ तक मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक प्रश्न है कि ये सब कैटेगरी के बाद अब दूसरी प्रश्न आ रहा है कि क्रीमिलियर, और क्रीमिलियर का जो प्रश्न है इस पर मुझे क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न ये है कि अनुसूचित जाति ST SC की जो कंडीशन है वो अलग है
ओबीसी की कंडीशन अलग है। तो एससी की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सामाजिक है, और वो जो डिस्क्रिमिनेशन है क्या इकोनॉमिक आधार पर हम उस रिजर्वेशन को फुलफिल कर लेंगे? जो इकोनॉमिक बेसिस लगाई जा रही है उससे उस समाज को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम जो एसटी एससी की जो वैकेंसीज हैं वही फुलफिल नहीं की गई हैं, वो भी बैकलॉग में रह रही हैं। तो वो कैसे भरी जाएंगी अगर हम इस पर क्रिमिनल लाते हैं? तो ये एक प्रश्न है। इस तरह के जो प्रश्न आएंगे। हाँ, जहाँ तक ये बात है रिजर्वेशन की, तो उनका रिजर्वेशन अगर देना है, बहुत सारे प्रश्न हैं इसके। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने कमेंट किया है कि जो रिजर्वेशन है उन लोगों को मिल गया है जो बहुत आगे बढ़ गए हैं, उन्हीं को मिलता जा रहा है। तो ये बात सही है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उसके लिए क्या हम एक क्राइटेरिया बनाएं, ये पॉलिसी का विषय है। और उस पॉलिसी में हम किस तरह की पॉलिसी बनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं कर रहा है कि वो स्वयं डायरेक्शन दे रहा है, वो तो स्टेटों को कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में सोचें और नीतियां बनाएं, नीतियों में परिवर्तन करें और उसको लागू करें। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति का जो जातीय आधार पर जो भेदभाव है, जो छुआछूत के आधार पर भेदभाव है, उनको अगर ये रिजर्वेशन नहीं होगा, क्रीमिलियर के बेसिस पर भी उन्हें को निकाल दिया जाएगा, बैकलॉग हैं वो भी फुलफिल नहीं होंगे, तो ये प्रश्न उठते हैं कि उनके लिए फिर वो कैसे है? इकोनॉमिक आधार पर जो पॉलिसी आती है उनको गरीबी के आधार पर लाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या जरूरत थी रिजर्वेशन की? क्या सामाजिक रिप्रेजेंटेशन नहीं था क्या उच्च जातियों का? सामाजिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जब हम बात कर रहे हैं एससी एसटी की, तो उनको अगर ये रिजर्वेशन नहीं दिया, महिलाओं को आप देख लीजिए, महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं है, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन वो मानसिकता का है, जातीय आधार पर जो मानसिकता है और जेंडर के आधार पर जो मानसिकता है, ये दो प्रश्न हैं। तो उनका फिर हम अगर क्रिमिनल लाएंगे तो फिर उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा? क्योंकि एक तो ये हो गया कि हमें सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं आज की डेट में, अब क्रिमिलियर भी उसमें है, नॉन क्रिमिलियर भी है, तो वो कैसे फिर भरा जाएगा? यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं जो मेरे दिमाग में है, जो कैसे उसको टैकल किया जाएगा। हाँ, जो पॉलिसीज हैं, जो रिजर्वेशन जो बढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन जब संविधान जब बन रहा था 1950 में जब तैयार हो गया, बन के रेडी हो गया, तो उस समय बहुत सारे डिबेट हुए थे कि एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन था केवल उन्हीं के लिए था। उसके बाद जो पॉलिटिक्स शुरू हुई जिसमें बढ़ता गया और उसे बढ़ा, आज तक बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। तो ये एक पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स रियलिटी में जो रिजर्वेशन था, जिन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था उनके लिए रिजर्वेशन की शुरुआत हुई थी। और कोर्ट ने आज भी ये कहा है कि देखिए कई सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि मुख्य धारा से बहुत दूर रह गई हैं, उनका विकास भी जरूरी है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना भी जरूरी है। मैं लौटूंगी आपके पास। विक्रम लोहिया जी, जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अभी भी कई सारी कैटेगरीज ऐसी रह गई थी जिन्हें मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी था, जो कि हाशिए पर आ गई थी, और इसीलिए राज्य सरकारों को अब अधिकार दिया गया। हालांकि पहले अधिकार नहीं दिया था, पहले मना कर दिया था, लेकिन अब अधिकार दे दिया गया है। देखिए आदरणीय चारू जी, मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर अगर राहुल जी की बात को फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बल मिला है। हमने पहले कहा था कि आंकड़े जुटाने होंगे, आंकड़े कैसे जुटाए जाएंगे? आंकड़े जो है जातीय जनगणना के आधार से जुटाए जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे पूर्व नेताओं ने हमेशा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जितना हमने उत्थान के लिए काम किया, आगे भी हम यही करते रहेंगे। लेकिन हम ये नहीं कहते थे कि अब की बार 400 पार और आरक्षण खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरक्षण को खत्म करने का काम करने की कोशिश की, परंतु आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया, हम उसका स्वागत करते हैं। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दलितों के लिए, वंचितों के लिए और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए एक मजबूती का काम होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के अंदर एक ऐसे माहौल को बनाने की कोशिश की, जब राहुल गांधी जी निकले इस देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए, तो हर वर्ग के लोगों से वो मिले, उन्होंने देश के हालात को जाना, उन्होंने लोगों से चर्चाएं की। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश वो गए, उन्होंने एक मोची की दुकान पर बैठ करके उनसे भी चर्चा की।
लेकिन दिखावा करने का काम नहीं करते, मजबूत करने का काम करते हैं, सशक्त करने का काम करेंगे, दिखाएंगे आने वाले समय के अंदर। बहुत अच्छा फैसला आया, स्वागत करते हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखिए तय करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें अभी इसको निकल के सामने आएंगी, राज्य सरकारों से डिस्कस करें, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, बहुत सारी बातें होनी चाहिए, सभी मुख्यमंत्रियों से बैठ करके चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन देखिए इस फैसले के बाद अभी बहुत कुछ करना बाकी है। महेश वर्मा जी देखिए जिस तरह से विक्रम जी भी कह रहे हैं कि देखिए फैसला तो स्वागत योग्य है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का मुद्दा जिस तरह से कांग्रेस लगातार उठा रही थी, अब कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी उसको हरी झंडी दे दी है, यानी मंजूरी कोर्ट ने भी इसको दे दी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आड़ में इस तरह की बात कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जाति जनगणना को जो है प्रश्रय दिया है या इस आदेश के माध्यम से नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहीं आपको ये अलाउ कर दिया या ये कहीं कह दिया कि भाई हाँ अब नहीं, हमने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। आपने ये कहा कि राहुल गांधी ने जो जाति जनगणना की बात कही उसको कहीं इस आदेश से बल मिलेगा, इस बल मिलेगा। मैंने बल का मतलब यही होता है राहुल कि आपका आशय यही है कि जो देखिए समाज हम उस आरक्षण को एक आपको बताऊं, ये मेरी गंदी आदत नहीं है कि मैं किसी के बीच में बोलूं। लोहिया जी आप बड़े बोलिए, आप महेश भाई बोलिए करिए आप। देखिए मेरी ये गंदी आदत बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी के बीच में बोल दूं। एक बात नहीं महेश भाई बोलिए आप। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इससे एक कंफ्यूजन या ये नैरेटिव इस देश में तय नहीं करना चाहिए कि दलित वर्ग में जो है किसी तरह से विभाजन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया, कोई भी ऐसा चीज़, वो अपने आदेश के अंदर में 6-1 का फैसला है। किसी भी तरह से इस तरह से जाति विभेदन या जाति विभेद करके कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। उसमें सिंपल ये है कि जो आर्टिकल 341 और 342 के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था इस देश में की गई, उसमें एक स्वाभाविक जो नैरेटिव था वो यही था कि समाज में जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो थोड़ा निर्बल हो गए, दुर्बल हो गए, जो कि बहुत पहले 1901 में हमारे यहाँ आरक्षण की शुरुआत हुई, लेकिन आरक्षण को जो है इस देश में जो है एक राजनीतिक हथियार बना लिया गया और सन 67 में तमिलनाडु ने 67% आरक्षण देकर और वहाँ चुनाव जीतने और हारने का काम जो है, हराने का जो शुरुआत किया गया, उसी का कहीं एक नतीजा था जो 1989 में मंडल के रूप में आपके सामने आया, जो 30 साल के बाद 20 साल के भूत को जगा के और उसके जरिए जो है कांग्रेस जो है इस देश में सत्ता हथियाने की कोशिश की और बीपी सिंह ने उसको चौपट कर दिया। तो इस तरह का समाज, देखिए सत्ता हथियाने की कोशिश तो आपके नेताओं ने की है। ये क्या तरीका है चारुल जी, ये कौन सा तरीका है? ये क्या, ये कौन सा गंदा तरीका, खुली मस्ती है क्या ये आदमी को ये इस तरह का? एक बार उनका जवाब सुन लीजिए, मैं आपको दोबारा मौका दूंगी, आपको कोई भी सवाल किसी के बीच में नहीं बोला। और जो दर्शकों को लाभ मिलना चाहिए आपके, वो तो कम से कम उस लाभ से वंचित मत होने दीजिए। ये दर्शक न्यूज इंडिया के, उनको मालूम तो होना चाहिए। ये लोग जो नैरेटिव बना रहे हैं और जो ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस देश में दलितों में के अंदर जो है विभाजन कर दिया, डिवाइड कर दिया, उनको उनके अंदर विद्वेष फैलाने का काम कर रही है। उनके आप जाति जनगणना कराइए। अब देखिए हमारे नेता ने जो कहा उसको जो है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स किया। क्या मतलब होता है इसका? क्या आप दलित और दलित समाज के बीच में या आदिवासी समाज के बीच में आप फूट डाल के आज के सांसदों ने कहा कि 400 सीट लाएंगे संविधान? क्या मतलब होता है ये चीखने चिल्लाने का? ये अरे भाई जब आपकी बारी आए बोल लीजिएगा। आपको कौन, आप सारी यहाँ आप क्या मने ठेका लिए हुए हैं क्या किसी चीज का कि हर बार में बोलेंगे? या आपको खुजली लगती है बोलने की? आप लोग टीवी पे आते के साथ बोलने की बीमारी हो जाती है। जब आपका टाइम है बोलिएगा, कौन मना कर रहा है आपको? गलत बात कर रहे हैं आप। नहीं गलत आप कर रहे हैं। बात पर जब ऑब्जेक्शन था तो महेश वर्मा जी ने भी तो अपनी बारी का इंतजार किया। आप एक बार उनका जवाब तो सुन लीजिए। मैं आपको चारुल जी बड़ी स्पष्टता के साथ ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बिल्कुल ये नहीं है कि आप किसी तरह से वो काम करिए जो आपके इस देश का संविधान, विधि विधान, कानून जो है आपको कहीं इजाजत नहीं देता है। एक बात। दूसरी बात कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो 156 जो है, जो संविधान का जो सब सेक्शन है, उसके तहत जो है हर एक राज्यों के पास ये अधिकार है, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि अपने यहाँ जो आरक्षण दिए जाते हैं उन आरक्षण को हमेशा रिव्यू करे
और इसके लिए बकायदा जो है सारे आयोग बने हुए हैं। आयोग जितने हैं वो स्ट्रेटेजिक पावर रखते हैं और वो लगातार इसका रिवीजन करते रहते हैं कि हमारे यहाँ क्रीमी लेयर में कितने लोग हैं, कितने लोग रह गए, कितने लोगों की जरूरत है। ये जो है बकायदा एक प्रोसेस ऑफ लॉ है और उस प्रोसेस ऑफ लॉ को कहीं एस्टेब्लिश किया है सुप्रीम कोर्ट, और उसका राजनीतिक इस तरह से राजनीतिक दुर्भावना बस सुप्रीम कोर्ट को ही बदनाम किया जाए, ये क्या मतलब बनता है? तो लानत है ऐसे लोगों पे जो आपके दर्शकों को ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कहे या अखिलेश यादव के कहे कि कहीं बल मिलता है। चारुल जी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। विक्रम जी मैं लौटूंगी आपके पास, अभी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, ब्रेक से लौटेंगे उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इंडिया का सवाल में आज चर्चा हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर जिसमें उन्होंने कोटे को मंजूरी दे दी है, यानी 2006 के अपने ही फैसले को जो पलटा है। आखिर उस पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र सिंह जी पूर्व न्यायाधीश हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, और आपसे यही समझना चाहेंगे कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है, कोटे को हरी झंडी जो दे दी है, इसे किस तरह से देखा जाए और इससे किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट की ओर से ये कहा भी गया है, जस्टिस गवई ने भी ये कहा कि पिछड़े समुदाय को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है, यानी वो ये मान रहे थे कि कुछ ऐसी जातियां रह गई थी जिनका विकास नहीं हो रहा था, जो हाशिए पे थी, और उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी था। अब इस पे हमको संविधान के प्रोविजंस की तरफ जाना होगा जी। संविधान के आर्टिकल 46 ये पावर प्रोवाइड करता है स्टेट को कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत वो सेफगार्ड करें द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इंक्लूडिंग द बैकवर्ड क्लासेस। अब जो आज जो प्रश्न पैदा हुआ है, ये इसके लिए जो फीडबैक देने वाली बात की है सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्य ये पहले फीडबैक लें। फीडबैक में आपको पहले ये सबसे पहला फीडबैक ये होगा कि जितनी वैकेंसी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए निकलती है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, क्या उतने कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं। आज की तारीख में तमाम ऐसी सर्विसेज हैं, खासतौर से हम आपको जुडिशियल साइड में कहते हैं, जेएस वगैरह में, हायर जुडिशियल सर्विस में वो कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है। अगर जब कैंडिडेट्स एज ए होल अवेलेबल नहीं है तो रिजर्वेशन होने की बात तो पैदा ही नहीं होगी और ये वर्गीकरण हो ही नहीं सकता। तो पहले तो ये इंश्योर करे स्टेट कि जितने कैंडिडेट्स हमको सिलेक्ट करने हैं उससे ज्यादा कैंडिडेट हमको मिल रहे हैं उस कट ऑफ लाइन से ऊपर। अगर उस लाइन से ऊपर जब तक हमें एक्सेस कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि किसी क्लास विशेष के लोगों को ज्यादा फायदा मिला है या नहीं मिला। अभी तो किसी को नहीं मिला है। अभी एक तमाम परीक्षाएं हुई हैं जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट का कोई लड़का नहीं आया। तो ऐसी हालत में ये प्रॉपर स्टेज नहीं है कि इस समय ये वर्गीकरण किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर जब आप वर्गीकरण की बात करेंगे तो ये कहेंगे क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे ओबीसी में आपने क्राइटेरिया फिक्स किया, कॉन्स्टिट्यूशन जब संविधान जब बन रहा था 1950 में जब तैयार हो गया, बन के रेडी हो गया, तो उस समय बहुत सारी डिबेट हुए थे कि एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन था केवल उन्हीं के लिए था। उसके बाद जो पॉलिटिक्स शुरू हुई जिसमें बढ़ता गया और उसे बढ़ा, आज तक बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। तो ये एक पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स रियलिटी में जो रिजर्वेशन था, जिन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था उनके लिए रिजर्वेशन की शुरुआत हुई थी। और कोर्ट ने आज भी ये कहा है कि देखिए कई सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि मुख्य धारा से बहुत दूर रह गई हैं, उनका विकास भी जरूरी है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना भी जरूरी है। मैं लौटूंगी आपके पास। विक्रम लोहिया जी, जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रही हैं कि अभी भी कई सारी कैटेगरीज ऐसी रह गई थी जिन्हें मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी था, जो कि हाशिए पर आ गई थी, और इसीलिए राज्य सरकारों को अब अधिकार दिया गया। हालांकि पहले अधिकार नहीं दिया था, पहले मना कर दिया था, लेकिन अब अधिकार दे दिया गया है। देखिए आदरणीय चारू जी, मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर अगर राहुल जी की बात को फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बल मिला है। हमने पहले कहा था कि आंकड़े जुटाने होंगे, आंकड़े कैसे जुटाए जाएंगे, आंकड़े जो है जातीय जनगणना के आधार से जुटाए जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे पूर्व नेताओं ने हमेशा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जितना हमने उत्थान के लिए काम किया, आगे भी हम यही करते रहेंगे।
लेकिन हम ये नहीं कहते थे कि अब की बार 400 पार और आरक्षण खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरक्षण को खत्म करने का काम करने की कोशिश की, परंतु आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया हम उसका स्वागत करते हैं। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दलितों के लिए, वंचितों के लिए और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए एक मजबूती का काम होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के अंदर एक ऐसे माहौल को बनाने की कोशिश की, जब राहुल गांधी जी निकले इस देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए तो हर वर्ग के लोगों से वो मिले, उन्होंने देश के हालात को जाना, उन्होंने लोगों से चर्चाएं की। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश वो गए, उन्होंने एक मोची की दुकान पर बैठ करके उनसे भी चर्चा की, लेकिन दिखावा करने का काम नहीं करते, मजबूत करने का काम करते हैं, सशक्त करने का काम करेंगे, दिखाएंगे आने वाले समय के अंदर। बहुत अच्छा फैसला आया, स्वागत करते हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखिए तय करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें अभी इसको निकल के सामने आएंगी, राज्य सरकारों से डिस्कस करें, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, बहुत सारी बातें होनी चाहिए, सभी मुख्यमंत्रियों से बैठ करके चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन देखिए इस फैसले के बाद अभी बहुत कुछ करना बाकी है। महेश वर्मा जी देखिए जिस तरह से विक्रम जी भी कह रहे हैं कि देखिए फैसला तो स्वागत योग्य है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का मुद्दा जिस तरह से कांग्रेस लगातार उठा रही थी, अब कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी उसको हरी झंडी दे दी है, यानी मंजूरी कोर्ट ने भी इसको दे दी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आड़ में इस तरह की बात कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जातीय जनगणना को जो है प्रश्रय दिया है या इस आदेश के माध्यम से नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहीं आपको ये अलाउ कर दिया या ये कहीं कह दिया कि भाई हाँ अब नहीं, हमने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। आपने ये कहा कि राहुल गांधी ने जो जातीय जनगणना की बात कही उसको कहीं इस आदेश से बल मिलेगा, इस बल मिलेगा। मैंने ये बल का मतलब यही होता है राहुल कि आपका आशय यही है कि जो देखिए समाज हम उस आरक्षण को आपको बताता हूं, ये मेरी गंदी आदत नहीं है कि मैं किसी के बीच में बोलूं। लोहिया जी आप बड़े बोलिए, आप महेश भाई बोलिए करिए आप। देखिए मेरी ये गंदी आदत बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी के बीच में बोल दूं। एक बात नहीं महेश भाई बोलिए आप। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इससे एक कंफ्यूजन या ये नैरेटिव इस देश में तय नहीं करना चाहिए कि दलित वर्ग में जो है किसी तरह से विभाजन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया, कोई भी ऐसा चीज़, वो अपने आदेश के अंदर में 6-1 का फैसला है। किसी भी तरह से इस तरह से जाति विभेदन या जाति विभेद करके कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। उसमें सिंपल ये है कि जो आर्टिकल 341 और 342 के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था इस देश में की गई, उसमें एक स्वाभाविक जो नैरेटिव था वो यही था कि समाज में जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो थोड़ा निर्बल हो गए, दुर्बल हो गए, जो कि बहुत पहले 1901 में हमारे यहाँ आरक्षण की शुरुआत हुई, लेकिन आरक्षण को जो है इस देश में जो है एक राजनीतिक हथियार बना लिया गया। और सन 67 में तमिलनाडु ने 67% आरक्षण देकर और वहाँ चुनाव जीतने और हारने का काम जो है, हराने का जो शुरुआत किया गया, उसी का कहीं एक नतीजा था जो 1989 में मंडल के रूप में आपके सामने आया, जो 30 साल के बाद 20 साल के भूत को जगा के और उसके जरिए जो है कांग्रेस जो है इस देश में सत्ता हथियाने की कोशिश की और बीपी सिंह ने उसको चौपट कर दिया। तो इस तरह का समाज, देखिए सत्ता हथियाने की कोशिश तो आपके नेताओं ने की है। ये क्या तरीका है चरण जी, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा गंदा तरीका, खुली मस्ती है क्या ये आदमी को ये इस तरह का? एक बार उनका जवाब सुन लीजिए, मैं आपको दोबारा मौका दूंगी, आपको कोई भी सवाल है किसी के बीच में नहीं बोला। और जो दर्शकों को लाभ मिलना चाहिए आपके, वो तो कम से कम उस लाभ से वंचित मत होने दीजिए। ये दर्शक न्यूज इंडिया के, उनको मालूम तो होना चाहिए। ये लोग जो नैरेटिव बना रहे हैं और जो ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस देश में दलितों में के अंदर जो है विभाजन कर दिया, डिवाइड कर दिया, उनको उनके अंदर विद्वेष फैलाने का काम कर रही है। उनके आप जाति जनगणना कराइए। अब देखिए हमारे नेता ने जो कहा उसको जो है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स किया। क्या मतलब होता है इसका? क्या आप दलित और दलित समाज के बीच में या आदिवासी समाज के बीच में आप फूट डाल के आज के सांसदों ने कहा कि 400 सीट लाएंगे संविधान? क्या मतलब होता है ये चीखने चिल्लाने का? ये अरे भाई जब आपकी बारी आए बोल लीजिएगा। आपको कौन, आप सारी यहाँ आप क्या मने ठेका लिए हुए हैं क्या किसी चीज का कि हर बार में बोलेंगे, या आपको खुजली लगती है बोलने की?
आप लोग टीवी पे आते के साथ बोलने की बीमारी हो जाती है। जब आपका टाइम है बोलिएगा, कौन मना कर रहा है आपको? गलत बात कर रहे हैं आप। नहीं, गलत आप कर रहे हैं। बात पर जब ऑब्जेक्शन था तो महेश वर्मा जी ने भी तो अपनी बारी का इंतजार किया। आप एक बार उनका जवाब तो सुन लीजिए। मैं आपको चारुल जी बड़ी स्पष्टता के साथ ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बिल्कुल ये नहीं है कि आप किसी तरह से वो काम करिए जो आपके इस देश का संविधान, विधि विधान, कानून जो है आपको कहीं इजाजत नहीं देता है। एक बात। दूसरी बात कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो 156 जो है, जो संविधान का जो सब सेक्शन है, उसके तहत जो है हर एक राज्यों के पास ये अधिकार है, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि अपने यहाँ जो आरक्षण दिए जाते हैं उन आरक्षण को हमेशा रिव्यू करे। और इसके लिए बकायदा जो है सारे आयोग बने हुए हैं। आयोग जितने हैं वो स्टैट्यूटरी पावर रखते हैं और वो लगातार इसका रिवीजन करते रहते हैं कि हमारे यहाँ क्रीमी लेयर में कितने लोग हैं, कितने लोग रह गए, कितने लोगों की जरूरत है। ये जो है बकायदा एक प्रोसेस ऑफ लॉ है और उस प्रोसेस ऑफ लॉ को कहीं एस्टेब्लिश किया है सुप्रीम कोर्ट और उसका राजनीतिक इस तरह से राजनीतिक दुर्भावना बस सुप्रीम कोर्ट को ही बदनाम किया जाए, ये क्या मतलब बनता है? तो लाना ऐसे लोगों पे जो आपके दर्शकों को ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कहे या अखिलेश यादव के कहे कि कहीं बल मिलता है। चारुल जी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। विक्रम जी मैं लौटूंगी आपके पास। अभी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। ब्रेक से लौटेंगे उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इंडिया का सवाल में आज चर्चा हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर जिसमें उन्होंने कोटे को मंजूरी दे दी है, यानी 2006 के अपने ही फैसले को जो पलटा है। आखिर उस पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र सिंह जी पूर्व न्यायाधीश हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी बहुत स्वागत है आपका और आपसे यही समझना चाहेंगे कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है, कोटे को हरी झंडी जो दे दी है, इसे किस तरह से देखा जाए और इससे किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट की ओर से ये कहा भी गया है, जस्टिस गवई ने भी ये कहा कि पिछड़े समुदाय को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। यानी वो ये मान रहे थे कि कुछ ऐसी जातियां रह गई थी जिनका विकास नहीं हो रहा था, जो हाशिए पे थी और उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी था। अब इस पे हमको संविधान के प्रोविजंस की तरफ जाना होगा जी। संविधान के आर्टिकल 46 ये पावर प्रोवाइड करता है स्टेट को कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत वो सेफगार्ड करें द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इंक्लूडिंग द बैकवर्ड क्लासेस। अब जो आज जो प्रश्न पैदा हुआ है, ये इसके लिए जो फीडबैक देने वाली बात की है सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्य ये पहले फीडबैक लें। फीडबैक में आपको पहले ये सबसे पहला फीडबैक ये होगा कि जितनी वैकेंसी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए निकलती है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, क्या उतने कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं। आज की तारीख में तमाम ऐसी सर्विसेज हैं, खासतौर से हम आपको जुडिशियल साइड में कहते हैं HJS वगैरह में, हायर जुडिशियल सर्विस में वो कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है। अगर जब कैंडिडेट्स एज ए होल अवेलेबल नहीं है तो रिजर्वेशन होने की बात तो पैदा ही नहीं होगी और ये वर्गीकरण हो ही नहीं सकता। तो पहले तो ये इंश्योर करे स्टेट कि जितने कैंडिडेट्स हमको सिलेक्ट करने हैं उससे ज्यादा कैंडिडेट हमको मिल रहे हैं उस कट ऑफ लाइन से ऊपर। अगर उस लाइन से ऊपर जब तक हमें एक्सेस कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि किसी क्लास विशेष के लोगों को ज्यादा फायदा मिला है या नहीं मिला। अभी तो किसी को नहीं मिला है। अभी एक तमाम परीक्षाएं हुई हैं जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट का कोई लड़का नहीं आया। तो ऐसी हालत में ये प्रॉपर स्टेज नहीं है कि इस समय ये वर्गीकरण किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर जब आप वर्गीकरण की बात करेंगे तो ये कहेंगे क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे ओबीसी में आपने क्राइटेरिया फिक्स किया तो इंदिरा साहनी वाले केस में जो गाइडलाइंस दी हैं उसमें जाति का कहीं पर कोई वो नहीं है। उसमें उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक आधार लिया और जो लोग क्लास 1 क्लास 2 सर्विस में सिलेक्ट हो गए हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, उसको भी क्राइटेरिया लिया। अगर यहाँ आप ये क्राइटेरिया जाति का लेंगे तो फिर आपको जाति गणना करवानी पड़ेगी, पूरे देश में आपको जाति गणना करवानी पड़ेगी अगर जाति का आधार लेंगे तो। और अगर इकोनॉमिक आधार लेंगे तो फिर आपको कोई फिक्स करनी पड़ेगी जैसे ओबीसी में किया है। और अगर आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है कि जिन लोगों को IAS IPS में क्लास 1 सर्विसेज में
मौका मिल गया है तो उनके बच्चों को दोबारा मौका नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात। ये स्टेज नहीं है, कुछ डिस्टर्बेंस अवेलेबल नहीं है। जी, मैं लौटूंगी आपके पास रविंद्र जी, कुछ डिस्टर्बेंस है जी। मैं लौटूंगी आपके पास डॉक्टर देवराज जी। जी, मैं देवराज जी आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह कोर्ट की ओर से कहा गया कि SC ST में कई ऐसी श्रेणियां हैं जिनका उत्पीड़न आज भी हो रहा है, उत्पीड़न का सामना जिन्हें आज भी करना पड़ रहा है, क्या आपको ये लगता है कि इस फैसले के बाद जो राज्य सरकार है उन्हें बल मिलेगा, उन्हें कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है एक प्रिविलेज मिल जाएगा? देखिए, ये बात भी सही है, पूर्व जस्टिस जो बता रहे थे अभी कि जो पहले तो ये है कि क्या बैकलॉग भरे जा रहे हैं। अभी हमें NFS देखने को मिलता है, तो NFS जहां अभी तक लग रहा है, तो ये जो रिजर्वेशन में सब कैटेगरी की जो बात की जा रही है, तो इस पर भी प्रश्न आएगा कि जब हमारे पास इतना सब कुछ होते हुए भी हम फुल नहीं कर पा रहे वैकेंसीज को, तो फिर उसे कैसे करेंगे, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करूँगा कि जो इकोनॉमिक और सोशल को हमें अलग अलग रखना होगा। आर्थिक आधार अलग है, उसके आधार पर यानी आधार पर, दूसरा है सामाजिक, जो जाति आधार पर है, जो भेदभाव जाति आधार पर होता है, आर्थिक आधार पर दूसरी तरह से होता है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के साथ जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर है, तो वो सामाजिक आधार, आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन है, मैं फिर इसको पहले अच्छी तरह से हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि रिजर्वेशन किन लोगों के लिए दिया जाता है। रिजर्वेशन उस सेक्शन के लिए दिया जाता है जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे पॉलिटिकल संस्थाएं हों। तो वहाँ पर जो रिजर्वेशन है केवल उनके लिए था शुरुआत में, तो जिनका जैसे अनुसूचित जाति के लोग थे, और इसकी शुरुआत में देख रहा हूँ गवर्नमेंट ने कैसे लिया है। आपको मैं बता दूँ, एक्ट 1935 में प्रोविजन किया गया अनुसूचित जाति के लिए रिजर्वेशन। जब पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट के माध्यम से ये शुरुआत होती है, और एक्ट जो पहला एक्ट आता है 1935 वाला, उसमें प्रोविजन रख दिया जाता है। लेकिन जब संविधान बनता है तो उस समय इस पर बहुत सारा डिबेट होता है, डिस्कशन होता है कि किस किस को रिजर्वेशन दिया जाए, किस जाति को रखा जाए। तो वहाँ पर न तो OBC है, न इकोनॉमिक आधार है, न कोई और आधार आए। लेकिन ये जो आधार बने, ये बाद में बने इकोनॉमिक। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक आधार पर इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोग्राम पॉलिसी लाएगा स्टेट, और लाता है उनके लिए डेवलपमेंट, क्योंकि उस सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन तो पहले से था। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स की गई, राजनीति की गई रिजर्वेशन के आधार पर, आरक्षण के आधार पर, वो बहुत क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उसके साथ एक, मैं ये कहूँगा कि उसके साथ एक मजाक किया गया है, क्योंकि रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाना है जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, और जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन है उनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जो जजमेंट दिए हैं उनमें भी उनको रिव्यू करना चाहिए कि जो EWS के आधार पर दिया गया, या मैं इकोनॉमिक जो आधार दिए गए, उनको भी सोचना चाहिए कि क्या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था। उनके लिए अगर करते तो हम डेवलपमेंटल प्रोग्राम पॉलिसी लाते, उनके लिए हाउसिंग स्कीम लाओ, चलो ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनको दीजिए। लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन की जो बात की जा रही है उस पर भी सोचने वाली बात। ऐसा मुद्दा हो गया है जो खत्म होता ही नहीं, और सरकारें चाहे राज्य में हो, केंद्र में हो, या फिर पार्टियां हो, अपने अपने हिसाब से इसे इस्तेमाल जरूर करती हैं। ओम जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी ओम जी। म्यूट हो। ओम जी, आपका फोन शायद म्यूट है। आपके ऑडियो में शायद प्रॉब्लम है ओम जी, कुछ आप एक बार प्लीज चेक कर लें। आ रही है आवाज? जी जी बोलिए आ रही है आवाज? जी जी बोलिए बोलिए। आ रही है आवाज? अभी स्पष्ट है? जी ओम जी बोलिए। हाँ ठीक। अभी देवराज जी ने जो कहा और पूर्व न्यायाधीश महोदय ने जो कहा, उससे चीजें काफी स्पष्ट। ठीक ठीक ठीक, आपकी आवाज में शायद कुछ प्रॉब्लम है अभी। विक्रम जी आपके पास आना चाहूंगी, आप मौका भी चाह रहे थे, तब से अपना जो जवाब है वो देना चाह रहे थे। जी बोलिए विक्रम जी, आवाज आ रही है?
जिस प्रकार से राज्य सरकारें इसको लागू करेंगी या जो भी सरकारें इसको लागू करेगी, लागू करने के लिए डाटा सामने आना जरूरी होगा। और डाटा कैसे आएगा? डाटा तो आएगा जातीय जनगणना के करने से। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से नियत करने की है, इस सरकार ने, भारत सरकार ने इस देश के अंदर दलितों के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया। आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक न्याय करने का काम किया है, आज भाजपा को ठेस लगी है। 6-1 से जब फैसला सुनाया गया तो एक जज ने विरोध किया। उस जज के बारे में आप जानकारी हासिल करिएगा, मैं बताना चाहता हूं आपसे। परंतु ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आप संविधान को खत्म नहीं कर सकते, कितनी ताकत लगा लेना। ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, महेश वर्मा जी। लेकिन विक्रम जी, चाहे 400 सीट ले आओ, विक्रम जी, या संविधान 500 ले को आओ, खत्म करने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। नहीं, आप, इनकी तो मंशा यही थी ना, आप बात समझिए। आज इनको बड़ा धक्का लगा है अंदर से। इनको आज भाजपा करना चाहती है। 10 साल के अंदर इन्होंने कौन से दलितों के लिए काम किया? कौन से आपके सहयोगी तो पत्रकारों से भी जाति पूछ रहे हैं, फिर क्या करें? देखिए, जाति तो हमारे नेता से पूछी जा रही है। नहीं, आपके हमारे नेता से हमारी जाति पूछी जा रही है। सहयोगी कहते थे कि जाति क्यों पूछी जा रही है, फिर पत्रकारों से भी जाति पूछने पर आ जाते हैं। हमारे नेता एलओपी से जाति पूछी जा रही है। आदरणीय चारू जी, आप देखिए, हमारे नेता की जाति को गाली दी जा रही है। हमारे नेता के साथ बदतमीजी पार्लियामेंट में की जा रही है। देखिए, एलओपी के साथ ऐसा हो रहा है तो देश के एक दलित और पिछड़े के साथ कैसा हो रहा होगा, बताइए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा है। जातीय जनगणना इस देश के अंदर होगी और निश्चित तौर पे हम देश के दलितों के साथ खड़े हैं और उनके अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। महेश जी, क्या ये विक्रम जी लगातार जो कह रहे हैं, और मैं नहीं जानती उनका क्या तर्क है, उनका ये लगातार कहना है कि आप लोग संविधान खत्म करना चाहते थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ये फैसला दिया है उसके बाद ये स्पष्ट है कि आप लोग संविधान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। अब इस पर आपका क्या तर्क है कि ये कहना है विक्रम जी का? देखिए, राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी और ये देश, ये एक दूसरे के अपोजिट है, इस समय विपरीत है। राहुल गांधी को तो सबसे पहले ही समझना होगा कि देश के विधि विधान, संविधान, देश की परंपरा, देश में आज जब राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी जाति पूछ के हमारा अपमान किया गया, तो सवाल उठता है कि उनके पिताजी क्या कहते रहे। 1985 में वो अपने पिताजी के इंटरव्यू को पढ़ें और फिर कहें कि उनके पिताजी ने तो कहीं उनका अपमान नहीं कर दिया। एक बात। दूसरी बात कि मनमोहन सिंह सरकार में 4200 करोड़ का जाति सर्वे हुआ और उसमें राहुल गांधी का नाम तक नहीं है कि वो किस जाति से हैं। तो सवाल यह है कि आप करें सो पुण्य और हम करें सो पाप। हमने आपके नेताओं ने तो दलित बच्चियों के साथ 4200 करोड़ रुपया आपने देश का फूंक दिया और उसको 10 साल तक आपने उसके ऊपर कोई न्याय नहीं किया। क्या मतलब होता है इसका? देश की जनता को मूर्ख बनाना। और आज देश की जनता को मूर्ख बनाया। मैं फिर आपको कह रहा हूँ चारू जी, मैं इस तरह के जो है ना, इस तरह के डिबेट करने वाले लोगों से जो है ना, मैं इनको सभी तरह से कह दिया कि भाई आप मैं इनको सभी तरह से समझा चुका हूँ, उसके बावजूद भी ये बात नहीं आ रही। विक्रम जी, आप सबके बीच में बोलते हैं, प्लीज एक बार उनका जवाब सुन ले। अभी आपसे आप ही से सवाल किया गया था। जज साहब बैठे, नहीं बोला मैं। तो भाई आप चुप रहो ना, थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रखो। आप अपने आप जब आपकी बारी आए आप रिएक्ट कर लेना, लिख लो, लिख के उसको काउंटर करना। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी कोई पहली बार सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके झूठ नहीं बोलेंगे। वो तो झूठ बोलने के लिए देश का वो पहले नेता हैं जिनको झूठ बोलने के लिए मतलब जाके सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे हाथ जोड़ के सिर नवा के झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी पड़ी थी एफिडेविट देके। तो आप झूठ बोलने का काम जो है इस देश में, एक जो प्रोपगंडा है कि संविधान चेंज हो जाएगा, आरक्षण बदल दिए जाएंगे, आरक्षण के स्वरूप बदल दिए जाएंगे, दलितों में अब एक आप गहराई डालना चाहते हो, दलितों के बीच में अब आप डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हो। ये बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं जितना आपके नेता हमारे देश के क्या मतलब बनता है? फिर बोलने लगे एक चिखम चिल्लम की। आपको कोई बीमारी है क्या? आपको कोई बीमारी है क्या बीच बीच में बोलने की? आप थोड़ा रुक जाइए। वर्मा जी, आप बात ही अजीब करते हो, पता नहीं बोलते क्या है। मैंने आपको बोला आप बहुत अजीब अजीबोगरीब बात कर रहे थे, आप लीक से हट के बात कर रहे थे।
आप अपने जी, एक बार नेता प्लीज का उसका महिमा आंसर आप मंडित सुनिए, करने के लिए चैनल पे आते हो क्या? स्तुति के लिए थोड़ी आते हो। हमारा ये कहना है कि देश में जो दलित समाज है या आदिवासी समाज है, उसके बीच में किसी तरह से डिवाइड एंड रूल करने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है, यह स्पष्ट है। दूसरी बात कि जो कुछ भी हुआ है संवैधानिक रूप से वो एक राज्य सरकार को अधिकार दिया है कि राज्य सरकार, जैसे अभी ये पूर्व न्यायाधीश महोदय जो बोल रहे थे कि राज्य सरकार तय करे कि जो बैकलॉग है उसको भरा जाए, वो भी उस पार्ट का एक ऑपरेटिव पार्ट है। अगर पढ़ के आप आए होते तो इतना चरफर नहीं कर रहे होते। आप पढ़ के आया कीजिए, आदेश को मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, उसमें स्पष्ट है। और दलित नेताओं में इस तरह का आक्रोश बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप लोग संयम रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ कहा है वो न्यायोचित कहा है, और किसी प्रकार से किसी भी जाति में कि आपस में कोई भी वैमनस्य मत लाइए। इनके चक्कर में आप लोग बिल्कुल मत पड़िए कि ये चाहेंगे कि दलितों में फूट मचे और उसका लाभ ये उठाएं। तो इस लाभ को उठाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के जरिए नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जो राज्य सरकार के अधीन का जो अधीनस्थ किया है उसमें कई चीजों को उन्होंने रेखांकित किया है। उसमें बैकलॉग भी है, उसमें जो फायदा ले चुके हैं लोग उनकी भी बात वो कर रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस आर्य गवई जो है वो कह रहे हैं कि कुछ और जातियां हैं जिनका आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व तो नहीं आना, ये चिंता का विषय है। राज्य सरकार उसकी चिंता करे। चिंता करने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है चारुल जी, चिंता करने का मतलब ये नहीं है कि ये आदेश जो है कहीं विभेदन की बात कर रहा है, कहीं जातियों के बीच में वैमनस्य की बात कर रहा है। ये लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि जातियों को बांट दो आपस में। ऐसा कुछ नहीं है। चारुल जी, इनके डीएनए में ही संविधान को बदलना है। विक्रम जी, आप कहां की बात कहां ले जाते हैं? अब आप समझिए बात को, आपको सारी बातें समझाऊंगा। अभी आज थोड़ा समय कम हो गया, आपने मुझे टाइम कम दिया आज। आपको पर्याप्त टाइम दिया है। चलिए एक बार और मैं ओम जी के पास जाऊंगी। ओम जी इशारा कर रहे थे, लेकिन उससे पहले विक्रम जी आपके पास आ रही हूँ। आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए कि आपके पास वक्त कम था। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये भाजपा जो है दलित विरोधी पार्टी है। इन्होंने, आरएसएस ने हमेशा दलितों के साथ हमेशा अन्याय करने का काम किया है। आज इन्हें अंदर से ये दुख हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दे दिया, क्योंकि आज इनके मंसूबों में पानी फिर गया। ये जो वो लोग हैं जो इनकी करनी और कथनी में फर्क होता है। मैं आपको आज बता दूं कि मैं बड़ी गहराई से जानता हूं भाजपा के लोगों को। बताएंगे आपको, फिर कभी बताएंगे तसल्ली से। एक दिन और समय एक डिबेट का और रखवाएंगे आपसे इसी मुद्दे पे, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। चलिए विक्रम जी, आपकी ये शिकायत ना रहे कि मैंने आपको वक्त नहीं दिया। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगी। आप बहुत देर से इशारा कर रहे थे। ओम जी देखिए, आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, उन्होंने ये कहा कि अधिकार तो दिए जा रहे हैं राज्य सरकारों को, लेकिन हिदायत भी उन्होंने दी है और कहा कि राज्य सरकार मनमर्जी से अपनी फैसला नहीं कर सकती है। मेरी आवाज आ रही है? आप जी जी आ रही है ओम जी, बोलिए। आ रही है। मैं 2-3 पॉइंट बोलूंगा। मेरा बारी भी बहुत देर से आया है। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो असंवैधानिक WS आरक्षण दिया गया है, इसमें भी रिव्यू की बात करे और इसमें भी कोटा लागू करे। कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसा, अरे क्या मतलब है, ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कैसे आक्षेप लगा सकते हैं आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट को लेकर, और हम लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, हम लोग देश के विधि विधान और संविधान में कहीं आस्था रखने वाले लोग हैं। आप लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आक्षेप किए जा रहे हैं, क्या मतलब बनता है इसका? आपको सुप्रीम कोर्ट, आप लोग आदेश पढ़ते नहीं हैं ओम जी, और बिना मतलब के आके सुप्रीम कोर्ट के आप का आलोचना कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आप क्या होगा इसके बदले में? आपको, आप इस चैनल पर आकर जो इस तरह से बड़बड़ा रहे हैं, ये क्या मतलब होता है? मैं ओम जी लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रविंद्र जी बने हुए हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं। रविंद्र जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरह से आज जो फैसला दिया गया है उसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अधिकार तो होगा राज्य सरकारों को, हिदायत भी दी जाती है कि मनमर्जी से फैसले ना लें, मनमर्जियां ना दिखाएं, और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो जातियों जनजातियों को लेकर फैसला लिया जाएगा उसका एक प्रॉपर डेटा होना जरूरी है। चारुल जी, एक चीज मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं। उसमें एक चीज कहा है कि राज्य सरकार चिंता करे, और चिंता के तहत जो व्यवस्थित बातें हैं वो उसका एक वहां से डायरेक्टिव आया है।
जी। उन्होंने एक एडवाइस दिया है, उन्होंने कहा कि आपका करना ऐसा मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको लेकर फिर इस देश में ये एक नैरेटिव तय कर दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना के लिए आदेश दे दिया है। हम जाति जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आड़ में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं ये काम करती हूँ, मैं यही पूछ लेती हूँ। मैं रविंद्र जी ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह विक्रम जी लगातार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना को हरी झंडी मिल गई है, तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये जातीय जनगणना को हरी झंडी देता है क्या? चारू जी, एक देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप मिस इंटरप्रेट मत करिए जी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो जजमेंट होते हैं, रूल ऑफ नेशन बनेगा, वो रूल ऑफ नेशन है, देश के लिए कानून है, उस पर कमेंट करना उचित नहीं है। ठीक है, जो उनकी मंशा है उसको समझिए। उन्होंने इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी एक ऑर्डर पास किया है। इसकी कंप्लायंस करना स्टेट की जिम्मेदारी है। न्यायाधीश महोदय, ओबीसी ने नहीं किया है और उन्होंने अपने डायरेक्टिव भी दिए। ठीक है, तो ये स्टेट तय करेगा फीडबैक लेकर के कि इस जो डायरेक्टिव है हमारा उसको हम कैसे लागू करें। तो उसको लागू करने के लिए ये स्टेट तय करेगा आफ्टर कलेक्टिंग ऑल डाटा। ऐसे नहीं एकदम कर देगा, कुछ डाटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो स्टडी करेगा और देखेगा कहां पर न्याय हुआ है, कहां पर नहीं हुआ है, जो रिजर्वेशन का लाभ सबको मिला या नहीं मिला, या मिलना किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, उसकी गाइडलाइन तय करेगा स्टेट। है कि कई सारी श्रेणियां ऐसी हैं जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, जिनका उत्पीड़न हो रहा है। चारू जी, ये सब कैसे तय कर लेंगे आप? हाउ यू कैन डिसाइड इट? ये कहना बहुत आसान है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। जस्ट सुनिए, आप कैसे तय करेंगे? आप कोई क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि किस क्लास के लोगों को नहीं फायदा मिला है? कैसे तय करेंगे? कोई क्राइटेरिया फिक्स करेंगे आप? नहीं करेंगे, ये स्टेट तय करेगा। आप स्टेट तय करेगा कि कौन सा ऐसा क्लास है, उसका आधार क्या होगा क्लासिफाई करने का कि किसको फायदा मिला, किसको नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा कि कौन सा क्लास है, कौन सा क्लास नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जाति जनगणना, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना की बात कही है। सबको कुछ लोग हैं जिनको जाति जनगणना को कहीं प्रश्न रख दिया है। जाति जनगणना का प्रश्न कहाँ? नहीं, क्या मतलब शर्मा जी, जातीय जनगणना के लिए नहीं कहा, लेकिन डाटा कैसे कलेक्ट होगा? डाटा कलेक्ट, अरे भैया, डाटा हर, सुनिए लोहिया जी, अगर कोई चीज आपको जो है संविधान का सेक्शन 156 पढ़िए, उसमें राज्य सरकार की जो राज्य सरकार की जो सूची है, पहले पूरी बात सुन लो आप। जो उनकी सूची है, जो उनके अधिकार है, संविधान में जो है तो 3 तरह से अधिकारों को बांटा गया है। एक राज्य का विषय है, एक केंद्र का विषय है, और एक तीसरा जो है राज्य और सरकार, राज्य और केंद्र के विषय है। अब इसमें जो है राज्य सरकार, ये जो विषय था हमेशा ये विषय होता था केंद्र का। केंद्र के विषय होने की वजह से राज्य सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती थी। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ये राज्यों के पास अधिकार हो जाएगा कि वो अपने तरीके से तय करें कि आरक्षण SC ST जो है उसमें किस तरह का हम अच्छा काम करें, उसमें किस तरह से हम प्रयास करें जिससे कि उनकी तरक्की हो। उसके लिए आपका ये कह देना कि नहीं, अब ये जाति जनगणना की छूट दे दी, जाति जनगणना के ऊपर मुहर लगा दिया, क्या मतलब होता है इसका? इस तरह से चीखना चिल्लाना, ये बात, ये नैरेटिव, ये आप न्यूज इंडिया के दर्शकों को ये धोखा देने वाला काम जो आप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये समझने की जरूरत है। कोटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाति जनगणना का आधार नहीं भैया, आप सुप्रीम कोर्ट को बदनाम मत करो आप लोग। और सुप्रीम कोर्ट के नाम से इस तरह से कुछ भी बोलना ये अपराध है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। महेश वर्मा जी, आपको थोड़ा आप ध्यान लगाना नहीं चाह रहे, क्योंकि आप आपको हम लोग जी ध्यानपूर्वक की बात, देखिए मैं उस तरह का जिम्मेवार और जवाबदेह नहीं, मैं जवाबदेह और जिम्मेवार प्रवक्ता हूँ, मैं उस तरह उटपटांग बात नहीं करता। विरोध कर लीजिए, परंतु मैं आपको दलितों को विरोध नहीं करने दूंगा। कोई विरोध नहीं कर रहा है विक्रम जी। डॉक्टर देवराज जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारा यहाँ पर घालमेल हो रहा है, मैं थोड़ा उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहले तो प्रश्न ये है कि ये जो सब्जेक्ट स्टेट का है, स्टेट ये रिकमेंड करते हैं कि किस जाति को किस में रखना है, किस रिजर्वेशन में देना है, तब वो सेंटर को रिकमेंड करता है, सेंटर फिर उसको सेंट्रल लिस्ट में लाता है, तो वो कमीशन होते हैं। और जहाँ तक ये प्रश्न आया है कि ये केवल सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह के केसेस आए हैं।
अनुसूचित जाति के लोगों ने ही ये डिमांड की थी, बहुत समय पहले से चली आ रही है कि ये जो कैटेगरी है सब कैटेगराइज किया जाना चाहिए रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट अपने आप नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ समाज से आ रही है, क्योंकि चाहे वो कोई भी पॉलिसी बनती है या कोई भी लॉ बनता है, वो अथॉरिटी है अपने आप नहीं बनाती है, वो या तो समाज की मांग होती है या समाज की समस्या होती है, उसके आधार पर कोई भी सरकार है, संस्थान है, लॉ बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो ये जो विषय समाज से ही आया था, समाज की तरफ से जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जैसे बताया कि 2006 में इसको नहीं माना था, इसको पीछे कह दिया था कि नहीं, 2006 में आज उसे 20 साल बाद फिर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो मांग है समाज से ही है, समाज की जब मांग है तो उस पर वो लेके उस पर पॉलिसी बन रही है, उस पर डायरेक्शन दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। लेकिन जहां तक प्रश्न ये है कि जो पॉलिसी जो आ रही है, नहीं आप सुन लीजिए पहले, मैं आपके जब बोलते हो तो मैं बोलता नहीं हूँ किसी के बारे में, मैं बोला अभी तक। चलो महेश भाई, उसके बाद आप मुझे बोलने दीजिए। महेश वर्मा जी, आप सबके पीछे बोलते हैं। महेश वर्मा जी, मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा गंभीर विषय है, इस विषय पर सभी को दिमाग से चलना है, दिल से नहीं जोड़ना है इसे, कि क्या रिजर्वेशन सही से हो रहा है, पालन हो रहा है, क्या जो मैं अभी कह रहे थे बैकलॉग भर लिए गए, ये सब स्टेटों को कहा जा रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर इसमें क्रिमिलियर कहाँ से आ जाएगा, ये एक प्रश्न है। क्योंकि जब क्रिमिलियर आ जाएगा तो फिर वो भरा कैसे जाएगा, अभी तक तो सारा ओपन है, उससे हम उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो जब क्रिमिलियर आ जाएगा, और जहाँ तक मैं बात इसको कह रहा हूँ, क्रिमिलियर केवल इकोनॉमी के आधार पर आ रहा है, यहाँ पर भेदभाव सामाजिक आधार पर है, जातीय आधार पर है। आज किसी जनरल सीट पर कोई एससी वाला जीत जाएगा क्या? आज कोई सिलेक्शन हो जाएगा कि जो जनरल सीट पर अगर उसको जातीय आधार पर आरक्षण नहीं होता, तो क्या कोई महिला अब आ रही है, उसका 12% से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है क्या पार्लियामेंट में, अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो ये जो सेक्शन है, आर्थिक आधार अलग है, उनको रिप्रेजेंटेशन था, उनको मिल रहा है, आर्थिक आधार पर भेदभाव उतना नहीं है, सामाजिक आधार पर बहुत बड़ा भेदभाव है। और उस आधार को हम किस तरह से फुलफिल करेंगे, जो पॉलिसी आ रही है, जहाँ तक ये प्रश्न आते हैं कि एक ही परिवार पढ़ गया है, यानी IAS है, IAS का बेटा बनता जा रहा है, उसका बनता जा रहा है, ये पॉलिसी का विषय, इसमें चेंज होना चाहिए। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें पॉलिसी में चेंज होना चाहिए। देखिए, इसमें जो है ना, एक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो है ना, और पंजाब हाई कोर्ट का एक जो ऑर्डर आया था, उसी को एक रिव्यू किया गया, और उस रिव्यू का पॉइंट ये था कि क्या राज्य सरकारें जो है आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से निर्णय करती है, जिस प्रकार से वो काम करती है, उसमें क्या होना चाहिए SC ST को लेकर। तो राज्य का विषय आरक्षण है कि नहीं, ये इसके केंद्र बिंदु में है, इस ऑर्डर के, इस आदेश के, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। और उसमें उसने थोड़ा सा उसको एलोबरेट कर दिया कि SC ST का जो दायरा होना चाहिए उस रिजर्वेशन का, वो इस तरह से होना चाहिए। उसका स्वरूप उसने बताया है कि अगर राज्य सरकार इसकी चिंता करती है तो किस प्रकार से चिंता करे। उसको लेकर संपूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करना, ये मैं समझता हूँ कि निहायत ही गलत है, और किसी भी प्रकार से देश में किसी भी संस्थान पे इस तरह का दुर्भावनापूर्ण तरीके से आरोप नहीं लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो बदलाव चाहते थे, क्या वो हो पाएगा? नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। महेश जी, विक्रम जी, रविंद्र जी, ओम जी और डॉक्टर देवराज जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।